पांचवा कदम, दहशत में ना आए। दहशत से जरा सी भी शक्ति नहीं मिलती है। शांत, स्थिरचित्त और सकारात्मक बने रहने का निर्णय लें। अधिकांश महान लोग सिर्फ इस मामले में खुशकिस्मत थे कि वे बदकिस्मती पर विजय पाने की योग्यता और संकल्प के साथ पैदा हुए थे। चैनिंग पोलॉक। जब जिंदगी में आप किसी चुनौती का सामना करें और आप यह न जानते हों कि क्या करें, तो एक चीज़ आपको निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए। आपको दहशत में नहीं आना चाहिए। आपको दहशत में इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि दहशत से जरा सी भी शक्ति नहीं मिलती है। दहशत शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है दम घोंटना, काटना, अलग करना, विच्छेद करना। जब आप दहशत में होते हैं तो आप बिल्कुल यही करते हैं। आप अपने मस्तिष्क में आने वाली हवा को रोक देते हैं, जिस वजह से आप स्पष्टता से नहीं सोच पाते हैं। अगर आप स्पष्टता से नहीं सोच पाते हैं तो आप अपने सभी विकल्पों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और अगर आप अपने विकल्पों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो आप अच्छे निर्णय नहीं ले सकते हैं। यह स्पष्ट है कि अगर आप अपने संकटों को सफलताओं में बदलना चाहते हैं तो आपको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए आपको दहशत में नहीं आना चाहिए। दहशत नर्वस सिस्टम में शॉक सर्किट का काम करती है और तार्किक विचार सोचने में बाधा डालती है। दरअसल दहशत आपको पागल बना देती है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने दहशत में आकर सब कुछ गंवा दिया। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में हजारों लोग दहशत में आ गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिंदगी आगे भी चलती रहेगी। अगर आपने एक बार कोई चीज बनाई थी तो आप उसे दोबारा भी बना सकते हैं। दहशत में ना आए, खास तौर पर आत्महत्या जैसे अंतिम विकल्प ना चुनें। आत्महत्या अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है और आम तौर पर यह दहशत का परिणाम होती है। कुछ साल पहले जब मैं एक स्कूल में भाषण देने के बाद पुस्तकों पर ऑटोग्राफ दे रहा था और विद्यार्थियों से बातें कर रहा था तो एक युवती धैर्य से मेरा इंतजार करती रही। उसने मुझसे पूछा कि क्या वह मुझसे अकेले में बात कर सकती है। मेरे हाँ कहने पर हम लोग ऑडिटोरियम के एक कोने में जाकर बैठ गए। उसने मुझसे कहा उसे अभी अभी पता चला है कि वह गर्भवती है और वह नहीं जानती कि क्या करे। उसने कहा कि वह अपने माता पिता को यह बात बताने में डरती है क्योंकि इससे उनका दिल टूट जाएगा और वे उससे नफरत करने लगेंगे। बातचीत के दौरान वह दहशत में आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और आखिरकार बोली कि वह हमेशा के लिए इस मामले को ख़त्म कर देगी। उसकी आवाज़ से मैं समझ गया कि वह स्पष्ट रूप से नहीं सोच पा रही है। मैंने उससे 1 मिनट रुककर शांत होने को कहा ताकि हम उसके भविष्य के बारे में ज़्यादा विस्तार से बातें कर सकें। उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि उसका कोई भविष्य होगा, इसलिए वह झंझट को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। मैंने उसकी आंखों में झांककर पूछा कि क्या वह अपनी और अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती है। रोते हुए उसने जवाब दिया, हाँ। जब तक वह शांत नहीं हो गई तब तक हम बातें करते रहे। फिर मैंने उससे कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं यह बात निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम्हें दहशत में नहीं आना चाहिए। वह बोली, आप मेरी मुश्किल को कैसे समझ सकते हैं? आपका भाषण अच्छा था, आप सफल हैं, परंतु आप मेरी मुश्किल को नहीं समझ सकते।
मैंने उससे कहा कि मैं दरअसल इस मुश्किल को बहुत अच्छी से इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी किशोरावस्था में विवाह से पूर्व पिता बन गया था। मैं एक अच्छे परिवार का था और मैं भी डर रहा था कि मेरे माता पिता को चोट पहुंचेगी और वे निराश होंगे। उस समय मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं, परंतु मैं अपने चर्च के पादरी के पास गया। उन्होंने मुझे समझाया कि गलतियां सबसे होती हैं, परंतु ईश्वर हमें प्यार करता है और हमें माफ कर देता है, इसलिए हमें भी खुद को माफ कर देना चाहिए। दूसरी बात, पादरी ने मुझसे कहा कि आत्महत्या इसलिए अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि यह अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। आखिरकार उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाकर अपने माता पिता को यह बता दूं। उन्हें यह सुनकर धक्का तो लगेगा, परंतु वे मुझसे प्रेम करते हैं और वे मुझसे प्रेम करना सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैंने एक लड़की को गर्भवती बना दिया था। मैंने उस युवती को बताया कि पादरी की बात सही थी। मैंने घर जाकर जब अपने माता पिता को पूरी बात बताई तो वे निराश जरूर हुए, परंतु उन्होंने मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने इतना ही कहा कि इस स्थिति को संभालना अब मेरी जिम्मेदारी है और मुझे मर्द बनकर स्थिति का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे निराश तो है, परंतु वे मुझसे बिना शर्त प्रेम करते हैं। क्योंकि वे मुझसे इसलिए प्रेम नहीं करते थे क्योंकि मैंने कोई काम किया था, इसलिए वे मुझसे प्रेम करना इसलिए नहीं छोड़ देंगे क्योंकि मैंने कोई गलत काम कर दिया था। उस युवती ने आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखा। आपका मतलब है कि आप भी किशोरावस्था में विवाह से पहले की ही पिता बन गए थे? फिर आप आपने क्या किया? मैंने बच्ची की परवरिश की और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। मैंने पूरा ख्याल रखा कि मेरी बच्ची को अच्छा खाना, कपड़े और शिक्षा मिले। आज वह एक सफल बिजनेस वुमेन है और मुझे उस पर गर्व है। मैं दहशत में नहीं आया, मैंने आत्महत्या नहीं की। इसी वजह से मैं आज तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बातें कर रहा हूँ। युवती मुस्कुराई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसने जान लिया था कि अगर इंसान हार ना माने और दहशत में ना आए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। वह उठी और मेरे गले लग कर बोली, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तब से वह लगातार मेरे संपर्क में रही है। वह हाई स्कूल पास कर चुकी है और अब वह कॉलेज में ऑनर्स की विद्यार्थी है। चूंकि वह दहशत में नहीं आई, इसलिए अब वह सफलता की राह पर चल रही है। दहशत में आने का मतलब है तार्किकता को छोड़कर अतार्किकता को गले लगाना, बुद्धि को छोड़कर पागलपन को गले लगाना। दहशत में ना आए, दहशत से जरा भी शक्ति नहीं मिलती है। संकटों को सफलताओं की नींव में बदलते समय आपको शक्ति की जरूरत होगी। दहशत में ना आए, दहशत में ना आए। जब आपके सामने कोई संकट आए तो हमेशा शांत रहने का फैसला करें और शांत बने रहें। रोमांच और तनाव के पलों में आपकी प्रतिक्रिया शांत तथा नियंत्रित होना चाहिए। आप शांत रहने का जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, संकट के समय में आप उतने ही ज़्यादा शांत रह सकेंगे। एक तकनीक तो यह है कि अपने आप से जोर से कहें, शांत रहो, दहशत में मत आओ। फिर खुद से ये सवाल पूछें, एक, क्या इस घटना के कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना छोड़ देगी? अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर दूसरे सवाल पर जाएं। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना नहीं छोड़ेगी तो फिर मैं अपनी धुरी पर घूमना क्यों छोड़ूं? खुद से कहें कि आप शांत तथा नियंत्रित तरीके से सोचेंगे और कार्य करेंगे। यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी शांति ना खोएं, क्योंकि अगर आप अपनी शांति खो देंगे तो आप यह युद्ध हार जाएंगे। भयानक और विनाशकारी चिंतन। जब आप दहशत में आ जाते हैं तो आप स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता खो देते हैं
और जब आप स्पष्ट रूप से सोचने की अपनी क्षमता खो देते हैं तो आप खराब निर्णय लेते हैं। खराब निर्णयों से आप समस्याओं को बढ़ा लेते हैं या ज़्यादा समस्याएं पैदा कर लेते हैं, जिससे एक के बाद एक नई नुकसान होते हैं। इसे भयानक और विनाशकारी चिंतन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, आप एक तस्वीर बना लेते हैं कि आपके जीवन में भयानक घटनाएं हो रही हैं। इस तरह आप एक के बाद एक विनाशकारी घटना पैदा करते जाते हैं, जो एक छोटी सी घटना के कारण उत्पन्न हुई है। यह उस बर्फ के गोले की तरह है जो किसी बर्फीली पहाड़ी से नीचे लुढ़कते समय ज्यादा बड़ा होता जाता है। यह उस सुंदर स्वेटर की तरह है जिसके एक धागे को आप तब तक खींचते चले जाते हैं जब तक कि पूरा स्वेटर नहीं उधड़ जाता और नष्ट नहीं हो जाता। मैंने एक बार एक व्यक्ति के बारे में कहानी सुनी थी जिसके सामने ऑफिस में एक छोटा सा संकट आया था। संकट सामने आने पर उसने अपनी शांति खो दी और दहशत में आ गया। जब देर से ऑफिस आने पर उसके बॉस ने उसे फटकार लगाई तो वह गुस्सा होकर उन पर चिल्लाने लगा। सुपरवाइजर ने उसके इस आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत बॉस से की। बॉस ने जब उस कर्मचारी से पूछताछ की तो वह बॉस पर भी बरस पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे घर जाकर आराम करने की सलाह दी गई। वह अपनी कार में बैठकर तेजी से चल दिया। एक चौराहे पर वह समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया और दूसरी कार से टकरा गया। जब पुलिस आई तो वह पुलिस ऑफिसर पर भी चिल्लाने लगा। दुर्व्यवहार के दौरान आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न होती चली गई और इन सब समस्याओं का कारण सिर्फ यह छोटी सी फटकार थी कि वह देर से ऑफिस क्यों आया था। यह सुनकर आपको हैरानी होगी, परंतु यह हर दिन होता है। जब लोग छोटी बातों पर आपा खो देते हैं तो वे बाद में जाकर बड़ी बातें बन जाती हैं। शांत, ठंडे और संतुलित बने रहें। इस वाक्य का प्रयोग कुछ साल पहले एक डिओडोरेंट के विज्ञापन में हुआ था। बहरहाल यह वाक्य हमारे भी काम का है। इससे हम सीख सकते हैं कि जिंदगी में हमारे साथ होने वाली घटनाओं पर हम कैसी प्रतिक्रिया करें। ठंडे दिमाग से सोचें, शांत से बोलें और धीरज से काम करें। हो सकता है यह आसान ना हो, परंतु फिर भी यह एक विकल्प है, एक निर्णय है। आप या तो अपना आपा खो सकते हैं, बिफर सकते हैं और पागल हो सकते हैं, या फिर आप शांत और ठंडे बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं। शांत और ठंडे बने रहने का विकल्प चुनें। यह जान लें कि आज चाहे जितना बुरा हो, कल जरूर आएगा। लेखक और वक्ता डॉक्टर एंथनी कैम्पोला को अमेरिका के महान धर्मशास्त्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने एक अद्भुत भाषण दिया था जिसका शीर्षक था, आज शुक्रवार है परंतु रविवार आ रहा है। इसमें यह बताया गया था कि ईसा मसीह की तरह हमारे सामने भी शुक्रवार जैसी स्थितियां आएंगी। हमारे सामने असंभव चुनौतियां होंगी, परंतु हमें दहशत में नहीं आना चाहिए क्योंकि रविवार आने ही वाला है और रविवार निश्चित विजय लाता है। रविवार एक बिल्कुल नया दिन है, एक बिल्कुल नया अवसर लाता है जहां आप जीत सकते हैं और जीतेंगे। जिंदगी में हमारे सामने कभी कभार शुक्रवार जैसी स्थितियां आती हैं, परंतु यह विश्वास रखें कि रविवार आने वाला है। ब्रॉडवे के नाटक एनी में एक बेहतरीन गीत है, टुमारो। इस गीत में बताया गया है कि आज आपके सामने चाहे कितनी ही समस्याएं हों, आज आपके सामने चाहे कितनी ही चुनौतियां हों, आशा रखें और याद रखें कि सूर्य कल सुबह जरूर निकलेगा। आस्था रखें और विश्वास करें कि आने वाला कल एक बिल्कुल नया दिन है, एक बिल्कुल नया अवसर लाएगा जिसमें आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकेंगे और संकटों को सफलता में बदल सकेंगे। आपके सामने संकट होगा,
परंतु जैसा धर्म ग्रंथ में लिखा है यह गुजर जाएगा, यह ठहरेगा नहीं। आपके सामने शुक्रवार जैसी कुछ स्थितियां आ सकती हैं, कुछ बड़े संकट आ सकते हैं, परंतु हमेशा याद रखें कि रविवार यानी निश्चित विजय आने वाली है। दहशत में ना आए, क्योंकि रविवार आएगा और कल सुबह सूर्य भी निकलेगा, बस चलते रहें। सकारात्मक नजरिया रखें। गुरुत्वाकर्षण एक तथ्य है, परंतु हवाई जहाज हर घंटे उस तथ्य के पार जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका नजरिया तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। केन मैनिंजर। मगसी बॉन्यूज नाटे कद का था, परंतु उसका नजरिया यह था कि वह प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेलेगा, और उसने यह कर दिखाया। बेस्ट सेलिंग लेखक, वक्ता और टेनिस खिलाड़ी रॉजर ब्राफोर्ड जब पैदा हुए थे तो उनके दोनों हाथ नहीं थे और एक पैर भी नहीं था। बहरहाल उनका नजरिया यह था, यह तो सिर्फ एक असुविधा है। वे कहते हैं कि वे चम्मच में नहीं खा सकते या चॉपस्टिक से पियानो नहीं बजा सकते, परंतु वे राष्ट्रीय टेनिस चैंपियन बन गए। इसके साथ ही वे विश्वविख्यात वक्ता और हाउ हाई कैन यू बाउंस जैसी बेस्ट सेलिंग पुस्तक के लेखक भी हैं। वे इस कथन का जीता जागता उदाहरण है कि आपकी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी नजरिए से ही अंततः आपकी सफलता तय होती है। नजरिया एक चुनाव है, यह एक निर्णय है। सकारात्मक नजरिया रखने का निर्णय लें। जैसा प्रेरणादायी वक्ता टेनिस एस ब्राउन कहते हैं, अच्छे दिन और बुरे दिन में फर्क सिर्फ आपके नजरिए का होता है। आपको इसे चुनना चाहिए। नजरिया बुरा होने पर हमें सिर्फ अल्पकालीन खुशी मिल सकती है। हम कार खरीद सकते हैं, या हमें नौकरी मिल सकती है, या हम किसी सही व्यक्ति से मिल सकते हैं और हम खुश हो सकते हैं कुछ समय के लिए। पर दीर्घकालीन खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा, क्योंकि कार पुरानी हो जाएगी और उसे सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा नौकरी बदल सकती है और तेजी से बदल सकती है। और हम सब जानते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने अपने लिए सही माना था, वह जल्द ही गलत साबित हो सकता है। जीवन की चुनौतियों और समस्याओं पर विजय पाने के लिए यह अनिवार्य है कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से सकारात्मक नजरिया बनाए रखें। आपको सकारात्मक मानसिक नजरिए की जरूरत इसलिए होती है ताकि आप सकारात्मक तरीके से सोच सकें, और आपको सकारात्मक भावनात्मक नजरिए की जरूरत इसलिए होती है ताकि आप सकारात्मक तरीके से काम कर सकें। सफलता के लिए आप अपना नजरिया बदलने का एक बढ़िया उदाहरण जो लुई डडली सीनियर ने बताया दर्शाया है। डडली सीनियर डडली प्रोडक्ट्स इंक के प्रेसिडेंट हैं और महान अमेरिकी हैं। उनकी कहानी यह बताती है कि व्यक्तिगत संघर्ष और सकारात्मक नजरिया संकट को विश्वसनीय सफलता में बदलने की कुंजियां हैं। जब मैंने जो डडली का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने यह कहकर शुरुआत की, यह मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरी कहानी तो संक्षेप से बताना किसी तरबूज को छोटी सी सोडा बॉटल के में डालने की कोशिश करने की तरह है। वे सही थे। डडली का जन्म ऑरोरा, नॉर्थ कैरोलिना के एक खेत में हुआ था। वे 11 बच्चों में पांचवें थे। बचपन में ही टीचर्स ने उन पर धीमे सीखने वाले की मुहर लगा दी। उन्होंने 2 साल तक पहले ग्रेड में पढ़ना पड़ा। लोग उनके गंभीर भाषा दोष की खिल्ली उड़ाते थे, परंतु उनकी माँ ने हमेशा
उनसे कहा कि उन्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए और अगर वे फैसला कर लें और ठान लें तो अविश्वसनीय काम कर सकते हैं। उस समय उन्होंने यह फैसला नहीं किया। उन्होंने यह काम मान लिया कि उन पर धीमे सीखने वाले की जो मोहर लगी है, वह सही थी। वे इसी तरह व्यवहार करते रहे, जैसे वे सचमुच धीमे सीखने वाले हों। अपनी स्कूली अपने स्कूली जीवन में डडली का नज़रिया नकारात्मक ही रहा। वे जहाँ रहते थे, किसी न किसी संकट में फँस जाते थे और दुर्व्यवहार करने लगते थे। आखिरकार हाई स्कूल में उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वह शहर की सबसे सुंदर लड़की थी और डडली उससे प्रेम करने लगे। डडली ने अपना नज़रिया बदल लिया और उस लड़की से शादी करने की योजना बनाने लगे। एक दिन लड़की ने उन्हें बताया कि वह उन्हें छोड़कर किसी दूसरे से शादी करने वाली है। जब डडली ने इसका कारण पूछा तो डडली ने कहा, क्योंकि वह स्मार्ट है और तुम बुद्धू हो। इससे उनका दिल तो टूटा ही, शहर भर के लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई। वे फिर से अपने पुराने नज़रिए की तरफ लौटने लगे, परंतु तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके सामने विकल्प है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें खुद को बदलना होगा और पूरी तरह से बदलना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे सकारात्मक नज़रिया अपनाएंगे और सबके सामने यह साबित कर देंगे कि वे बुद्धू नहीं हैं, बल्कि स्मार्ट हैं। डडली ने अपनी माँ की बात सामने मानने का फैसला किया। उनकी माँ हमेशा कहा करती थी कि डडली उसे मूर्ख कहने वाले सब लोगों को मूर्ख साबित कर दे। उन्होंने सबको मूर्ख साबित करने और खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला किया। उन्होंने खुद पर मेहनत करने का फैसला किया। उन्होंने शुरू से शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहले ग्रेड की किताबें निकाल कर पढ़ी। फिर उन्होंने दूसरे ग्रेड की किताबें पढ़ी, फिर तीसरे ग्रेड, 5वें ग्रेड से लेकर 12वें ग्रेड तक की किताबें पढ़ डाली। उन्होंने कहा, हो सकता है कि मैं धीमी गति से सीखता हूँ, परंतु मुझे यकीन है कि धीमी गति से सीखने वाला जब कुछ सीखता जाता है तो वह सचमुच सीख जाता है। नॉर्थ कैरोलिना A&T नाम जाकर उन्होंने फुलर ब्रश कंपनी प्रोडक्ट्स सेल्स किट में $10 की पूंजी का निवेश किया। कॉलेज की पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्होंने घर-घर जाकर फुलर के प्रोडक्ट्स बेचे। कॉलेज में उनकी मुलाकात एक और लड़की से हुई जो पहले वाली लड़की से भी ज़्यादा सुंदर थी। दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद डडली का नज़रिया बिल्कुल बदल गया। उनका आत्मविश्वास प्रबल हो गया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वे घर-घर जाकर सामान बेचते रहे। वे न्यूयॉर्क में रहने लगे और जल्दी ही उनकी टीम अमेरिका में सबसे ज़्यादा सामान बेचने वाली फुलर टीम बन गई। जब फुलर के प्रोडक्ट्स ग्राहकों की मांगों को पूरा नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने ग्राहकों को स्पष्ट संतुष्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स तैयार किए। 1975 में उन्होंने डडली प्रोडक्ट्स इंक शुरू की। उस समय उनकी पत्नी और 3 बच्चे किचन में हेयर केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते थे। छोटी सी शुरुआत से उन्होंने आज करोड़ डॉलर की कंपनी बना ली है, जिसमें विशाल कॉस्मेटोलॉजी यूनिवर्सिटी, 19 ब्यूटी स्कूल्स और विश्वव्यापी ऑफिस हैं। उन्होंने एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक भी लिखी है जिसका शीर्षक है वॉकिंग बाय फेथ, आई एम, आई कैन एंड आई विल। 1995 में उन्हें प्रतिष्ठित होरेशियो एल्गर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, जो बाधाओं के बावजूद जबरदस्त सफलता पाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि आपका अतीत आपके भविष्य की बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने यह साबित कर दिया कि दूसरे लोग आपके बारे में जैसा सोचते हैं, जरूरी नहीं कि आप भी अपने बारे में वैसा ही सोचें। आखिरकार उन्होंने यह साबित कर दिया
कि अगर आप फैसला कर लें तो आपके पास जो भी है, आप उससे जीत सकते हैं और आप जीतेंगे। यह सब आपके नज़रिए पर निर्भर करता है कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि धीमे सीखने वाले जब कोई चीज़ सीख जाते हैं तो वे अच्छी तरह सीख जाते हैं। सकारात्मक नज़रिया होने का आप बुराई में भी अच्छाई खो सकते हैं और दुःख में भी खुशी खो सकते हैं। सकारात्मक नज़रिया होने पर आपको यह आशा रहती है कि आपकी राह में अच्छी चीज़ें आएँगी और इस तरह आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सकारात्मक नज़रिया होने पर आप जीवन के बारे में ज़्यादा उत्साही बन जाते हैं, इसलिए ज़िंदगी भी आपके बारे में ज़्यादा उत्साही बन जाती है। सकारात्मक नज़रिया होने पर आप समस्याओं का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। सब कुछ नज़रिए पर निर्भर करता है। आपके सकारात्मक नज़रिया होना ही चाहिए। अब आप यह पूछें कि आप अपने नज़रिए को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब सीधा-सा है, आपको सकारात्मक नज़रिया बनाने का फैसला करना पड़ता है। यह एक निर्णय है, यह एक चुनाव है। आप यह तो नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है। आप यह भी नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके आस-पास क्या होता है, परंतु आप यह ज़रूर नियंत्रित कर सकते हैं कि आपके भीतर क्या होता है। सकारात्मक नज़रिया बनाए रखने का चुनाव करें। मैं अपने शब्दों को सकारात्मक रखूँगा, क्योंकि शब्दों से व्यवहार बनता है। मैं अपने व्यवहार को सकारात्मक रखूँगा, क्योंकि व्यवहार से आदत बनती है। मैं अपनी आदतों को सकारात्मक रखूँगा, क्योंकि आदतों से जीवन मूल्य बनते हैं। मैं अपने जीवन मूल्यों को सकारात्मक रखूँगा, क्योंकि जीवन मूल्यों से भाग्य बनता है। महात्मा गांधी। चूँकि मैं ख़ास हूँ इसलिए मुझ में सम्मान का एहसास है और यह बिकाऊ नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं हार मानने से इनकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझ में सफल होने की शक्ति है और आस्था के भाव से मेरे पास ज़रूरत का हर सामान है। मुझ में वह सब है जिसकी मुझे ज़रूरत है। छुपा हुआ वरदान है, अदृश्य चीज़ों का प्रमाण है। आत्म-सम्मान से सफलता का रहस्य है, क्योंकि मैं जो हूँ वह हूँ। किसी तरीके से मैं खुद को नीचे नहीं गिरा सकता। संकट और रुकावट शिखर पर पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं, चूँकि मैं खास हूँ इसलिए मैं जो हूँ वह हूँ। डैनी क्वीन। आपके इनपुट से आपका आउटपुट तय होता है। आपकी सेहत के बारे में आहार पुस्तकें कहती हैं, आप जैसा खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कंप्यूटर के जानकार गीगो का उल्लेख करते हैं कि जिसका मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यही जिंदगी के बारे में सच है। आप जो अपने भीतर डालते हैं वह वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन डेनिस वेटली कहते हैं कि अगर आप संतरा निचोड़ते हैं तो क्या बाहर आता है? संतरे का रस। अगर आप अंगूर निचोड़ते हैं तो क्या बाहर आता है? अंगूर का रस। क्यों? क्योंकि जब दबाव डाला जाता है तो सच्चा आंतरिक सार बाहर आ जाता है। आप अपने मस्तिष्क में जो डालेंगे, आप वैसे ही बन जाएँगे। इसलिए आपको यह संकल्प करना चाहिए कि आप हर दिन सकारात्मक जानकारी भीतर डालेंगे। ज़िंदगी हमारी तरफ नियमित रूप से चुनौतियाँ उछालती है और दबाव डालती है। ज़िंदगी बहुत दबाव डाल सकती है, खासकर अगर आपके पास चुनौतियों पर विजय पाने की नींव ना हो। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपके मस्तिष्क और आत्मा के भीतर क्या जाता है। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने मस्तिष्क और आत्मा को नकारात्मक प्रभावों से प्रदूषित ना होने दें। इन
से मिलकर नजरिया बनता है। सकारात्मक नजरिया बनाने का निर्णय लें। नजरिया ही सब कुछ है। तनाव में ना आए, खुश रहें। कीथ हेरल मेरे मित्र हैं जिन्होंने मेरे और अन्य वक्ताओं के समूह के साथ ओनली द बेस्ट ऑन सक्सेस पुस्तक में अपना लेख दिया है। कीथ ने संकटों पर विजय पाई और उन्हें असफलताओं में बदला। कीथ ने 14 साल तक आईबीएम में नौकरी की। उन्हें उसे उम्मीद थी कि वे वहीं से रिटायर होंगे। बहरहाल एक शुक्रवार की दोपहर को कीथ और उसके 650 सहकर्मियों को एक विशेष मीटिंग में बुलाया गया। वहां उन्हें बताया गया कि आईबीएम कंपनी अपने 65 साल के इतिहास में पहली बार छटनी करने जा रही है। उन्हें बताया गया कि 3 महीने में उनमें से 80% कर्मचारी कंपनी से निकाल दिए जाएंगे। कीथ ने मुझे बताया कि इस घोषणा के बाद हॉल में डर फैल गया था। अनिश्चितता का माहौल था और हर व्यक्ति तनाव में था। कुछ तो कांप रहे थे और बीमार लग रहे थे। यह देखकर कीथ ने खड़े होकर कहा, मुझे एक बात कहना है। उससे पूछा गया, तुम्हें क्या कहना है? कीथ ने जवाब दिया, मुझे यह कहना है कि सर, कि जब 80% कर्मचारी चले जाएंगे तो क्या मुझे एक बड़ा ऑफिस मिल सकता है जहां खिड़की से बाहर का दृश्य दिखाई देता हो। सब लोग हंसने लगे। कीथ ने कहा कि उसे यह एहसास था कि उस माहौल में हंसी की जरूरत थी ताकि लोगों पर हावी तनाव को दूर किया जा सके। एक मित्र ने उसे कोहनी मारकर कहा, अरे कीथ, मिस्टर का सकारात्मक हो सकता है जाने वालों में तुम्हारा नाम सबसे पहले आए। और यही हुआ। कीथ को उस नौकरी से निकाल दिया गया जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह जिंदगी भर वहीं काम करेगा और वहीं से रिटायर होगा। उस पर एक बड़ा संकट आ गया था। बहरहाल कीथ इससे हताश नहीं हुए। सकारात्मक पुस्तकें पढ़कर और प्रेरणादायी टिप्स सुनकर उसने सकारात्मक नजरिया विकसित कर लिया था। कीथ ने उस सकारात्मक नजरिए को अपनी सकारात्मक योग्यता के साथ मिलाया। उसने वक्ता तथा प्रशिक्षक बनने के अपने सपने पर मेहनत की और फैसला किया कि वह दूसरों को सकारात्मक नजरिए के साथ परिवर्तन का सामना करना सिखाएगा। बाद में उसने लाखों डॉलर की प्रेरणादायी वक्तृत्व और प्रशिक्षण कंपनी बनाई। उसने एक पुस्तक एटीट्यूड इज एवरीथिंग अ ट्यून अप टू एनहेंस योर लाइफ भी लिखी। देश भर में उसे मिस्टर सुपर फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह अपने श्रोताओं से कहता है, जब लोग आपसे पूछें कि आप कैसे हैं तो जवाब में कहें, सुपर फैंटास्टिक। आशावादी बने, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक रात मैं अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। बीच में मैंने कुछ समय आराम करने का फैसला किया। समाचार सुनने के लिए मैं टेलीविजन के चैनल बदलने लगा और की कहानी में मंत्रमुग्ध हो गया। चाहे आप रोनाल्ड रीगल को पसंद करें या ना करें, मुझे लगता है कि उनकी कहानी से आपको प्रेरणा जरूर मिल सकती है। हम सब जानते हैं कि रोनाल्ड रीगल अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले बी ग्रेड की फिल्मों में अभिनय करते थे, परंतु कहानी इतनी सी ही नहीं है। रोनाल्ड रीगल डिक्सन, इलिनॉर में बड़े हुए थे। वे हाई स्कूल के दौरान खेलों में आगे थे, ड्रामा क्लब के सदस्य थे और विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे। बाद में वे यूरेका कॉलेज गए, जहां उन्होंने फुटबॉल खेली, नाटकों में हिस्सा लिया और विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने। कॉलेज के बाद वे नौकरी की तलाश में वापस डिक्सन पहुंच गए। वे शहर के नए मॉन्टेगमेरी वार्ड स्टोर में एक खास नौकरी करना चाहते थे। वे उस नौकरी के बारे में रोमांचित थे और उनकी निगाह कमाई पर भी थी, परंतु उन्हें एक संकट का सामना करना पड़ा।
उन्हें वह नौकरी नहीं मिली। वे निराश हो गए, परंतु उन्हें अपनी माँ की यह बात याद आई कि हमेशा आशावादी रहना चाहिए और अपने कर्मों से सिर्फ अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद करना चाहिए। उन्होंने दूसरी दिशा में कोशिश करने का फैसला किया और अपने छोटे रेडियो स्टेशन में नौकरी कर ली। इस नौकरी के बाद वे एक बड़े रेडियो स्टेशन में पहुंच गए, जहां वे फुटबॉल और अन्य खेल गतिविधियों का प्रसारण करने लगे। 1937 में वे शिकागो कब्स के बसंत सत्र प्रशिक्षण पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कैलिफोर्निया गए। वहां उन्होंने अपने एक मित्र को तैयार किया कि वह वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में उनके स्क्रीन टेस्ट का इंतजाम कर दे। स्टूडियो ने उन्हें पसंद किया और अनुबद्ध कर लिया। रीगन अभिनेता बन गए और उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। तभी उन्हें एक और संकट का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद फिल्म व्यवसाय में परिवर्तन हुए और उनकी मांग खत्म हो गई। अब उन्हें काम करना मिलना बंद हो गया था, क्योंकि अभिनय से कमाई बंद हो गई। इसलिए उन्होंने टेलीविजन पर नौकरी कर ली और द जनरल इलेक्ट्रिक थिएटर के होस्ट बन गए। यह टेलीविजन का शुरुआती दौर था। ज्यादातर सम्माननीय अभिनेताओं ने सोचा कि रोनाल्ड रीगल का पतन हो गया है, उन पर संकट आ गया है। बहरहाल रोनाल्ड रीगल आशावादी थे, इसलिए उन्होंने इसे सफलता की पायदान माना। इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता के रूप में वे देश भर में घूमते रहे और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा नागरिक समूहों के सामने भाषण देते थे। यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी वक्तृत्व शैली को निखारा और निकट संपर्क से यह जाना कि अमेरिका के कर्मचारियों और मजदूरों की वास्तविक चिंताएं क्या थी। इसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और 1966 में कैलिफोर्निया के गवर्नर बन चुनाव लड़ा। कई लोगों को यह हास्यास्पद लगा कि यह पूर्व अभिनेता और टीवी कलाकार गवर्नर का चुनाव लड़ रहा है, और यह भी एक लोकप्रिय राजनेता के खिलाफ। लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, परंतु रीगन आशावादी बने रहे। बाद में उन्होंने वह चुनाव जबरदस्त तरीके से जीता। 2 बार गवर्नर बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का फैसला किया, परंतु पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। वे आशावादी बने रहे और उन्होंने 4 साल बाद दोबारा कोशिश की। इस बार भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल उन्होंने आशा का दामन नहीं छोड़ा और 4 साल बाद फिर कोशिश की। इस बार वे सफल हुए और उन्होंने भारी बहुमत से राष्ट्रपति का चुनाव जीता। उनके सामने बहुत से संकट आए, परंतु वे आशावादी बने रहे। उन्हें इस बात का एहसास था कि संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। राष्ट्रपति काल में वे अपने आत्मविश्वास और प्रबल आशावाद के लिए मशहूर हुए। उन्होंने हम सबको यह बता दिया कि संकट दरअसल और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। इसलिए उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद रखेगा जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने, क्योंकि वे हमेशा आशावादी, आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक थे, तथा उन्हें इस बात का एहसास था कि संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। आपके नजरिए को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक यह है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। आपको दृढ़ निर्णय लेना होगा कि आप नकारात्मक और छोटी मानसिकता वाले लोगों के आसपास नहीं रहेंगे। वे आपके संभावनापूर्ण चिंतन को दूषित कर देंगे और आपको संकट को सफलता की नींव बनाने से रोकेंगे। संभावना के प्रति अंधे लोग। संकटों पर विजय पाने की एक कुंजी उन नकारात्मक लोगों से दूर रहना है जो आपको ऊपर पहुंचने और अपने सपनों के अनुरूप जीने से रोकने की कोशिश करते हैं। आपको उन सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। जब आप पर कोई संकट आएगा तो कई बार आपके मित्र और परिवार के सदस्य आपको दोबारा
कोशिश करने से रोकेंगे। वे कहेंगे इसे करने की कोशिश मत करो। तुम पर हाल में ही एक संकट आया है और अगर तुम इस बार भी सफल नहीं होते तो हो तो तुम्हें बहुत दुख होगा। या फिर वे कहेंगे सूजी आंटी से यह कहने की कोशिश की थी परंतु वे सफल नहीं हुई। तुम कोशिश भी मत करो। अगर तुम असफल हो जाओगे तो तुम्हें बहुत दुख होगा। मित्रों, मैंने पाया है कि जो लोग आपको अपने सपने का पीछा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग दुर्भावनावश ऐसा नहीं करते हैं। वे तो सिर्फ संभावना के प्रति अंधे होते हैं, क्योंकि वे या तो कोई और यह नहीं कर पाया, इसलिए वे सोचते हैं कि आप भी नहीं कर पाएँगे। गलत बात है। यह सच नहीं है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि कोई काम नहीं किया जा सकता, परंतु दूसरा व्यक्ति उस काम को करके दिखा देता है, तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होती। आपका प्रियजन जब गिर जाए और उठने की कोशिश करे तो उसे रोकना किसी बच्चे से यह कहने की तरह है, अब चलने की कोशिश मत करो, तुम गिर गए हो इसलिए नीचे ही पड़े रहो। कोशिश करना कष्टकारी होगा। जाहिर है यह कष्टकारी होगा, परंतु बिना गिरे बच्चा भी कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। सच तो यह है कि अगर आप एक भी बार असफल नहीं होना चाहते हैं, तो सफल होना बहुत मुश्किल होता है। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का महानतम खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने एक टेलीविज़न कार्यक्रम में अपनी असफलताओं के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हीं की बदौलत वे सफल हुए। उन्होंने कहा, "मैं अपने करियर में 9,000 शॉट चुका हूँ। मैंने लगभग 300 मैच हारे हैं। 26 बार मुझ पर विश्वास करके मैच का जीतने वाला शॉट लगाने का मौका दिया गया, परंतु मैं असफल हो गया। मैं अपने जीवन में बार-बार असफल हुआ हूँ और इसलिए मैं सफल हूँ। असफलता होने का जोखिम लेने की इच्छा के कारण ही मैं वे इतने सफल हो पाए। हारने के डरने हारने से डरने के बजाय जीतने के बारे में ज़्यादा रोमांचित रहने का फैसला करें। यह एक चुनाव है, सकारात्मक नज़रिया बनाने और बनाए रखने का फैसला करें। यह एक चुनाव है, याद रखें कि नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के बजाय सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों को ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए यह चुनाव करें कि आप कभी चिंता नहीं करेंगे। सकारात्मक बनने का चुनाव करें और शांत तथा स्थिरचित्त बने रहने का चुनाव करें। बॉबी मैकफेरिन का गीत था, चिंता छोड़ो खुश रहो कैसे? इसका चुनाव करके यह एक चुनाव है। नीचे दी गई कविता जेनिस क्राउस्कॉप ने भेजी है। चिंता क्यों करें? चिंता करने के लिए सिर्फ 2 बातें हैं, या तो आप स्वस्थ हैं या फिर आप बीमार हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो चिंता करने के लिए सिर्फ 2 बातें हैं, या तो आप ठीक हो जाएँगे या फिर आप मर जाएँगे। अगर आप ठीक हो जाते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। और अगर आप मर जाते हैं तो चिंता करने के लिए सिर्फ 2 बातें हैं, या तो आप स्वर्ग जाएँगे या फिर आप नर्क जाएँगे। अगर आप स्वर्ग जाते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप नर्क जाते हैं तो अब चिंता क्यों करना? अब बहुत देर हो चुकी है। अज्ञात। 5वां कदम शिक्षण बिंदु। दहशत में ना आएँ, दहशत में ज़रा-सी भी शक्ति नहीं होती है। शांत रहने का अभ्यास करें और खुद को शांत करते रहें। भयानक और विनाशकारी चिंतन ना करें, नुकसान के बाद नुकसान ना जोड़ते चल रहें। जब आपके सामने शुक्रवार की स्थिति आए तो याद रखें कि रविवार आने वाला है। चाहे स्थितियां आज कितनी ही बुरी हों, कल आने वाला है, सूर्य कल निकलेगा, इंतजार करें। याद रखें आपका नजरिया तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी आपके पास है उसी से जीतने का संकल्प करें। तनाव में ना आए, खुश रहें। जब कोई व्यक्ति कहता है कि कोई काम नहीं किया जा सकता, परंतु दूसरा व्यक्ति उस काम को करके दिखा देता है, तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। असफलता का जोखिम लेने के लिए तैयार रहें,
क्योंकि सिर्फ तभी आप सचमुच सफल हो सकते हैं। आप अपना भी नज़रिया हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगले पार्ट में हम दोबारा मिलेंगे इसके अगले अध्याय के लिए। बुक लंबी है। आशा करते हैं कि आपको यह पुस्तक पसंद आई होगी और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और के भी काम आए। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें प्लीज़। धन्यवाद।